हेलो एवरीवन। आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांचेज में, जिसमें हम मशीनों से संबंधित लगने वाले फोर्स के बारे में, बलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट्स होगा कि मैकेनिक्स क्या होती है, इससे कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी पर, भौतिक राशि पर यह कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर इसके परिचय के बारे में है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला ब्रांच हम लोग जानेंगे कि मैकेनिक्स क्या होती है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती है। तो विज्ञान की उस शाखा को मैकेनिक्स कहते हैं जिसके अंतर्गत बल के व्यवहार और उस बल का किसी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसीलिए कहा गया है विज्ञान की उस शाखा को यांत्रिकी कहा जाता है जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा किसी वस्तु पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यह विषय इंजीनियरिंग के अनेक शाखाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे बल विज्ञान भी कहा जाता है। यांत्रिकी की मुख्य रूप से दो ब्रांचेज होती हैं। पहला होता है स्टैटिक्स, जिसे स्थिति विज्ञान कहते हैं। दूसरा होता है डायनेमिक्स, जिसे गति विज्ञान भी कहा जाता है। अब डायनेमिक्स की भी दो ब्रांचेज होती हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, शुद्ध गति विज्ञान और बल गति विज्ञान। डायनेमिक्स में क्या होगा? डायनेमिक्स में हम किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का अध्ययन तब करते हैं जब वो वस्तु गति कर रही हो। और स्टैटिक्स में क्या होगा? स्टैटिक्स में हम तब अध्ययन करेंगे जब उस वस्तु पर वस्तु रुकी हुई हो, तो उस पर लगने वाले बलों के बारे में अध्ययन करते हैं। बल गति विज्ञान में गति विज्ञान की दो ब्रांचेज होती हैं, शुद्ध गति विज्ञान जिसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और बल गति विज्ञान काइनेटिक्स। शुद्ध गति विज्ञान में वस्तु का अध्ययन तब करेंगे जब वह वस्तु गति कर रही हो, उसकी सिर्फ गति का अध्ययन किया जाता है, उसे शुद्ध गति विज्ञान काइनेमेटिक्स कहते हैं। और जब गति के साथ साथ बल का भी अध्ययन करते हैं, उसे काइनेटिक्स कहा जाता है। ये स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का डिफिनेशन लिखा हुआ है। स्टैटिक्स क्या होता है? यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु केवल विराम अवस्था में लगने वाले बलों का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे स्टैटिक्स कहते हैं। जैसे छत पर पुली लगी हुई है या ट्रस लगा हुआ है, तो उस ट्रस और पुली पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। चूँकि छत रुकी हुई है, पुली रुकी हुई है, ट्रस रुका हुआ है, तो उस पर कौन कौन से बल काम करते हैं, उस बल का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अध्ययन स्टैटिक्स के अंतर्गत आएगा। और जब वही वस्तु गति करना शुरू कर दे, तो उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन गति विज्ञान के अंतर्गत आता है। यानी यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की केवल गतिमान अवस्था में ही उन पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तथा इसके अंतर्गत बल के प्रभाव में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे गति विज्ञान कहा जाता है। तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दो ब्रांचेज हो गई। अब डायनेमिक्स की भी दो ब्रांचेज होती है। कौन कौन सी? शुद्ध गति विज्ञान काइनेमेटिक्स और बल गति विज्ञान काइनेटिक्स। शुद्ध गति विज्ञान क्या होगा? यह गति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत केवल वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान या बल पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसे शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं। जैसे कार चल रही है, तो कार किस गति से चलेगी, शुद्ध गति विज्ञान होगा। लेकिन कार का द्रव्यमान क्या है, उस पर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, गति के साथ साथ बल का अध्ययन करेंगे, उसे बल गति विज्ञान कहता है। इसीलिए कहा गया है बल गति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति के साथ साथ उस पर लगने वाले बल और उसके द्रव्यमान का अध्ययन किया जाता है, उसे बल गति विज्ञान कहते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स में अंतर होता है। मैकेनिक्स क्या करेगा? सिद्धांत को डेवलप करेगा। फोर्स के कारण जो भी सिद्धांत प्रिंसिपल डेवलप होंगे उसको ये उत्पन्न करता है। और अप्लाइड मैकेनिक्स में हम उस सिद्धांतों का प्रयोग करके कोई मैकेनिकल पार्ट बनाते हैं, जिसका हम विभिन्न प्रकार की मशीन के पुर्जों, क्रेन का अंग, कैंची आदि पे लगने वाले बलों के बारे में, पतले खोल के बारे में, सेल की जब डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें अप्लाइड मैकेनिक्स की उपयोगिता होती है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? यह मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को प्रयोग करके प्रैक्टिकल रूप में कोई वस्तु बनाते हैं। यांत्रिकी की उपयोगिता, जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने से पहले हमें डिजाइनिंग करना पड़ता है, और वो डिजाइनिंग करने के लिए हमें बल की जानकारी होना आवश्यक है।
तो यांत्रिकी की उपयोगिता डिजाइनिंग करते समय ही होती है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी उपयोगिता देखते हैं, जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं, फिसलते हैं, लुढ़कते हैं या पहाड़ी पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हर जगह मैकेनिक्स, क्योंकि हर जगह बल कार्य कर रहा है। हम चलते हैं तो हम आगे चल रहे हैं तो हमें घर्षण बल फ्रिक्शन काम करेगा जो हमारी गति का विरोध करेगा। हम फिसलते हैं तो वहाँ पे घर्षण बल स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है। हम लुढ़कते हैं तो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है मैकेनिक्स का, जिसका हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग करते हैं। तो यांत्रिकी का उपयोग हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी होती है। इसके अलावा इसे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे पदार्थ क्या है, पदार्थ या द्रव्य जिसे कहते हैं मैटर। पदार्थ वह है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालता है और जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे हवा, पानी, धातु, ये सब स्थान घेरते हैं तो इसे पदार्थ कहा गया है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अब पदार्थ बनता किससे है? पदार्थ कणों से मिलकर बनता है। कण क्या है? किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसका माप नहीं होता, या ये कहें जिसकी आकार बहुत छोटी होती है, इसका द्रव्यमान लगभग शून्य के बराबर होता है, उसे कण या पार्टिकल कहा जाता है। पिंड क्या है? जब बहुत सारे कणों को मिलाते हैं तो एक पिंड बनता है। जैसे लकड़ी एक पिंड है। लकड़ी पार्टिकल से, कणों से मिलकर बना, इसका द्रव्यमान कम होगा, लेकिन सभी द्रव्यमानों को जोड़ जाते हैं तो हमारा एक पिंड बन जाता है। अब पिंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दृढ़ पिंड, एक होता है फ्लेक्सिबल बॉडी, प्रत्यास्थ पिंड। दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी क्या होगा? दृढ़ पिंड वास्तव में कोई पिंड होता नहीं है, लेकिन हम इंजीनियरिंग में सभी पिंडों को दृढ़ पिंड मानते हैं। दृढ़ पिंड होता क्या है? दृढ़ पिंड का मतलब वह पिंड जिस पे हम फोर्स लगाएं उसके अंदर किसी प्रकार का विरूपण, डिफॉर्मेशन ना हो, उसे दृढ़ पिंड कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए आटे की लोई आप ले लीजिए, उस पर आप फोर्स लगाइए, वो अपने शेप को चेंज कर लेगा, तो उसे दृढ़ पिंड नहीं कहेंगे। पत्थर को दबाइए, पत्थर को दबाने से शेप में चेंजिंग नहीं होती है, इसका मतलब उसको हम दृढ़ पिंड कहेंगे। जिसके अंदर चेंजिंग नहीं होगी वो दृढ़ पिंड होगा, और जिसके अंदर चेंजिंग हो जाएगी वो प्रत्यास्थ पिंड हो जाएगा। वास्तव में प्रत्यास्थ पिंड प्रैक्टिकली में होता नहीं है, लेकिन हम पत्थर को, ईंटे को, लोहे को प्रत्यास्थ पिंड मानते हैं। द्रव्यमान क्या है? किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान की जो वैल्यू होती है वो हर जगह समान होती है। जैसे आप जानते हैं कि उसकी भार की वैल्यू चेंज होती है, पृथ्वी पर अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान की जो वैल्यू होती है वो हर जगह सेम होती है। इसके अलावा भार क्या है? जब हम द्रव्यमान को पृथ्वी के सापेक्ष नापते हैं तो उसे भार कहा जाता है। यानी किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु की मात्रा को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है। आप जानते हैं कि W की जो वैल्यू होती है, भार की वैल्यू होती है, वो m/g के बराबर है। या m क्या है? मास है, द्रव्यमान है, और g क्या है? गुरुत्व त्वरण है। गुरुत्व g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कभी कभी इसको 10 भी लेते हैं। 9.8 से लेकर 10 तक इसकी वैल्यू वेरी करती है। बल बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम लोग मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। जैसे सपोज कीजिए कोई टेबल रखा हुआ है, टेबल पे आप फोर्स लगा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। क्या करना पड़ेगा? हमें एक फिजिकल क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी जो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। उस फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि को बोलते हैं बल। यानी बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। जैसे दीवार पे आप फोर्स लगाए, दीवार अपनी गति नहीं करेगी, इसका मतलब वो करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे हम लोग बल कहेंगे। बल एक सदिश राशि होती है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब इसके मात्रक के बारे में, MKS सिस्टम में इसका जो मात्रक होता है वो kgf होता है, या कभी कभी उसको kg भी लिखते हैं। मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, या उसको kgf भी कहते हैं, किलोग्राम फोर्स। एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है, जिसे कैपिटल N से लिखा था है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। अब किसी वस्तु की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अवस्था भी दो प्रकार की होगी, या तो गति अवस्था होगी या तो विराम अवस्था होगा। गति अवस्था में कब होगी? किसी पिंड को गति अवस्था में तब माना जाता है जब वो समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तित करता रहे, और जब वो समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन ना करे उसे विराम अवस्था में कहेंगे। तो गति अवस्था, जब कोई पिंड किसी मानी हुई दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ बदलता रहे, उसे गति अवस्था में कहते हैं। जैसे ट्रेन चल रही है,
यदि आप ट्रेन के बाहर खड़े हैं तो आप देखेंगे कि किसी समय कहीं और पे है तो दूसरे समय कहीं और चली जाएगी, इसका मतलब वो गति अवस्था में है। लेकिन यदि वो ट्रेन रुक जाए, आप किस 10 बजे देख रहे हैं तब भी वहीं पे, 11 बजे देखेंगे तब भी वहीं पे, यानी समय के सापेक्ष अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग विराम अवस्था में कहेंगे। तो अवस्था दो प्रकार की हो गई, गति अवस्था और विराम अवस्था। विराम अवस्था में तब होगी जब समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तन ना करे। गति 3 प्रकार की हो गई, सरल रेखीय गति जब वो एक सरल रेखा में गति करती हो, वक्रीय गति जब वो एक वक्र बनाती हो, कर्व बनाती हो, घूर्णन गति कब होगी जब वो एक वृत्त बनाती हो। जैसे मान लीजिए एक घड़ी है, तो घड़ी की जो सुई होगी वो घूर्णन गति करती है, घड़ी का जो पेंडुलम होगा वो वक्रीय गति करेगा। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन दोनों फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसमें बहुत ही हल्का सा अंतर होता है कि दूरी एक अदिश राशि होती है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। डिफाइन कैसे करेंगे? दूरी और विस्थापन को हम लंबाई के टर्म में डिफाइन करते हैं। कैसे? किसी वस्तु दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम लंबाई को विस्थापन दूरी कहते हैं, और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। दूरी और विस्थापन में हल्का सा अंतर होता है। दो वस्तुओं की बीच की अधिकतम लंबाई को दूरी कहते हैं और उसकी न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहता है। दूरी एक अदिश राशि होती है और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। चाल और वेग, चाल क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कह सकते हैं एकांक समय में, ये t का मान 1 सेकंड हो जाए, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में यानी 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, यह एक अदिश राशि होती है। इसका मतलब क्या होगा? मीटर पर सेकंड, या जो किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं। किलोमीटर लंबाई का मतलब हो गया, आवर सेकंड का मतलब हो गया। वेग क्या होगा? वेग और चाल में हल्का सा अंतर है। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो कह सकते हैं एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि त्वरण कैसे डिफाइन करेंगे? त्वरण को वेग के आधार पर डिफाइन करते हैं कि एकांक समय में किसी पिंड के वेग में हुई वृद्धि को त्वरण कहते हैं। यानी a = v/t होता है। एक सेकंड में किसी वस्तु के वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है उसे त्वरण कहते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ पे समय के सापेक्ष वेग को हम बढ़ाते हैं। तो जब उसको वेग को बढ़ाएंगे तो त्वरण कहेंगे, और जब वेग को घटाएंगे उसको मंदन कहेंगे। जैसे गाड़ी को आप स्टार्ट कीजिए तो एक्सेलरेट करेंगे, और गाड़ी को जब उसको रिड्यूस करते हैं, वेलोसिटी को कम करते हैं, तो वहाँ पर रिटार्डेशन या मंदन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कार्य क्या होती है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो इसको हम लोग बल को कार्य के आधार पर डिफाइन किया गया है कि बल वह कारक है जिसके वजह से कार्य होता है। बल वह साधन है जिसके द्वारा कार्य होता है। बल ना हो तो कार्य नहीं होगा। तो कार्य = बल गुणे दूरी। कार्य एक अदिश राशि होती है, तो इसका मतलब हो जाएगा न्यूटन मीटर, या जूल भी कहते हैं। राशियों के बारे में हमें पता है, राशियाँ 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। सबसे पहले जाने राशि होती क्या है। किसी वस्तु के परिमाण की जानकारी देने वाली संख्या को राशि कहते हैं। जैसे आप जानते हैं आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, क्षेत्रफल, ये सब राशियाँ हैं जिसके द्वारा हम नापते हैं। अब कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो मूल मात्रक में आएंगी, और कुछ ऐसे होंगे जो इसके द्वारा उत्पन्न होती हैं, वो व्युत्पन्न मात्रक में आती हैं। तो राशियाँ से आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, क्षेत्रफल, ये भी राशि होगी। बल, वेग, त्वरण, संवेग, ये सब भी आखिर राशियाँ होती हैं। तो जिस राशियों में परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहा जाता है। भौतिक राशियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। जैसे आप बोलते हैं 2 मीटर कपड़ा, किस दिशा में 2 मीटर कपड़ा? किसी भी दिशा में लेंगे लंबाई तो वही होगी, 2 मीटर ही होगा। इसका मतलब जो लंबाई होती है वो अदिश राशि होती है। 4 किलोग्राम चीनी, तो ये 4 किलोग्राम आप लीजिए, तो 4 किलोग्राम जो द्रव्यमान होगा वो भी अदिश राशि होगी। 5 लीटर दूध, ये भी अदिश राशि होती है। यानी आयतन, द्रव्यमान, ये अदिश राशि होते हैं। लंबाई, ये सब अदिश राशियाँ होती हैं। सदिश राशियाँ क्या होंगी? जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो।
जैसे भार, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, तनाव, संपीड़न आदि को दिखाने के लिए बल के साथ परिमाण के साथ दिशा बताना पड़ता है, इसलिए उसे सदिश राशियाँ कहा गया है। सदिश राशियों को हम लोग वेक्टर की सहायता से दिखाते हैं। वेक्टर को हम एक तीर की सहायता से लिखेंगे, जो इसकी लंबाई होगी वो परिमाण को दिखाएगी और जो एरो होगा वो इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। कभी हम इस तरीके से लिखते हैं AB, या कभी हम इस तरीके से भी लिखते हैं। अब हम जोड़ते कैसे हैं? सदिश राशियों में जब 2 + 2 जोड़ते हैं तो 4 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अदिश में क्या होगा, 2 + 2 4 होता है, लेकिन सदिश राशियों में जरूरी नहीं 2 + 2 4 ही हो, वो अलग 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए A और B दो सदिश राशियाँ हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, दोनों को जोड़ना है तो A से B को आप मिला दीजिए, तो यह एक दिशा होगी जिसे हम लोग A और B का योगफल कहेंगे। तो सदिशों को जोड़ने के लिए वेक्टर की सहायता का हम प्रयोग करते हैं, इसमें हमें परिमाण के साथ साथ दिशा को भी दिखाना आवश्यक होता है। और जब घटाना हो तो हम क्या करें, दिशा को उल्टा कर दें। जैसे वेक्टर A वेक्टर B, ये दो बल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों को जोड़ना हो तो एक ही दिशा में जोड़ेंगे और दोनों को घटाना हो तो उल्टा करके जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे आपको वेक्टर A को दिखा दिया, B को हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो वेक्टर B, तो ये A - B को प्रदर्शित करेगा। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक किसी राशि को मापने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं उसे मात्रक कहेंगे। जैसे आप लिखते हो पेट्रोल 10 लीटर है, तो 10 क्या है, परिमाण है, और लीटर क्या है, उसका मात्रक है। लीटर इसका मात्रक होता है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या हो गए? वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशि में नहीं बदलते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक जैसे लंबाई केजी में होता है, वो किसी और पर नहीं निर्भर करता, वो मूल मात्रक है। लंबाई मीटर में होता है, द्रव्यमान केजी में होता है, वो मूल मात्रक है। समय सेकंड में होता है, मूल मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में नापते हैं, तो मीटर और मीटर दो पर निर्भर कर रहा है, तो ये मूल व्युत्पन्न मात्रक। आयतन का मीटर क्यूब होता है, यानी मीटर 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 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, तो ये व्युत्पन्न मात्रक होगा। अब प्रणालियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो 4 सिस्टम होते हैं, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MPS सिस्टम, SI सिस्टम। FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, यहाँ लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में आते हैं। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। MPS सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापा जाता है। SI सिस्टम क्या है? इन सभी सिस्टम में MPS, CGS, FPS ये किसी न किसी देश के सिस्टम होते हैं, लेकिन जो पूरा सिस्टम इंटरनेशनल हर एक जगह बराबर होगा, प्रत्येक देशों में बराबर होगा, उसे SI सिस्टम का है। इसलिए बोलते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे फोर्स का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने बोला, तो ये आपका MPS में आ गया। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला, तो ये आपका CGS में आ गया। लेकिन जब उसको हम बोलते हैं न्यूटन, तो न्यूटन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसका मात्रक होता है, SI सिस्टम में इसका मात्रक होता है। मूल मात्रक कौन होते हैं? मूल मात्रक 7 होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, पदार्थ की मात्रा, तापमान, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। इसके अलावा 2 पूरक मात्रक होते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग समतल कोण, ठोस कोण, रेडियन और स्टेरेडियन, 2 होते हैं। यह आपका कन्वर्जन टेबल होगा। कन्वर्जन टेबल में बहुत बड़े बड़े मात्रक भी होते हैं, बहुत छोटे मात्रक, बड़े में से टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। तो 10, 10 का स्क्वायर, क्यूब, 6, 9, 12 ऐसे होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। ऐसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो डेसी 10⁻⁻1, सेंटी -2, मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पिको -12। इसके अलावा बहुत सारे मात्रा जैसे संवेग भी होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये भी डिपेंड करता है मूल मात्रक पर। आवेग न्यूटन सेकंड, जड़त्व किलोग्राम मीटर स्क्वायर, भार का मात्रक या बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन की गति का नियम, तो न्यूटन की गति का पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी,
गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कोई आप बाह्य बल ना लगाइए। तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम होता है, जिससे जड़त्व के बारे में जानकारी मिलती है। इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया किसी पिंड की वह प्रॉपर्टी होती है जो उसके वस्तु में परिवर्तन ना हो, अवस्था में परिवर्तन ना होने दें। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो पिंड की विराम अवस्था या गति अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार कहा गया है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन का मतलब dp/dt को बल कहता है। तो F = dp/dt, P को लिख सकते हैं m/v, तो m dv/dt यानी m में, F = m में। ये न्यूटन का सेकंड नियम है जिससे बल के बारे में जानकारी मिलती है। बल को डिफाइन करते हैं, बल वह साधन है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। इसका मात्रक kgf होता है, यह ग्रेविटेशनल यूनिट इसकी होती है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। स्थिन बल का एक और मात्रक होता है स्थिन। क्या होता है? एक स्थिन को डिफाइन करते हैं कि 1 मीट्रिक टन वस्तु में विस्थापन करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है वो एक स्थिन बल होता है। 1 मीट्रिक टन यानी 1 क्विंटल कोई वस्तु है, उसको हटाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होगी वो एक स्थिन में 10⁵ न्यूटन होता है। ओके, थैंक यू।